व्हाट्स अप बीडी फैमिली, द बिगिनिंग आफ्टर द नोवेल के अंदर सभी भाइयों का स्वागत है। अब तक हमने देखा आर्ट सेपाइन की मेन डिफेंस वॉल पर होता है, जहां पर 20,000 से ज्यादा करप्टेड मानाबिस्ट ने हमला कर दिया है। आर्ट और सिल्वी आगे जाते हैं और इन सभी से लड़ रहे होते हैं। कई सारे मानाबिस्ट को ये दोनों मिलकर खत्म कर देते हैं। तभी आर्ट को एक एलेक्रियन से पता चलता है कि ये एक स्पेशल परफ्यूम इस्तेमाल करते हैं। उसी परफ्यूम की मदद से मानाबिस्ट इन लोगों के ऊपर हमला नहीं करते। इसी कारण से आर्ट उस परफ्यूम को ढूंढने लग जाता है ताकि अपनी फैमिली और ट्विन होम्स को दे सके और वो लोग सेफ हो जाए। लेकिन तभी आर्ट की नजर एल्नर किंगडम की तरफ पड़ती है, जहां के फॉरेस्ट के जरिए हजारों की तादाद में एलेक्रियन मेजेस का एल्नर किंगडम पर हमला हो चुका है। आज की वीडियो की बिल्कुल स्टार्टिंग में अपन लोग टेसिया को देखते हैं, जो कि अपनी पूरी यूनिट के साथ डिफेंसिव पोजीशन में होती है। अचानक से हमला होने के कारण टेसिया अपनी टीम और सोल्जर्स को मैनेज कर रही होती है। सभी लोग मिलकर एक एल्फ टाउन को खाली करवा रहे होते हैं, जहां पर बहुत सारे एल्फ मौजूद है। कई सारे सिविलियंस ऐसे भी है जो कि अपने खेतों के औजारों और किचन नाइफ की मदद से यही रुककर अपने टाउन को एलेक्रियन से प्रोटेक्ट करने का डिसाइड करते हैं। अचानक से हुए अटैक के कारण टेसिया घबराई होती है, लेकिन अपने आप को संभाल कर एक स्पीच देती है। सोल्जर्स का मोटिवेशन बढ़ता है और सभी लोग लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। तभी एलेक्रियंस का भी हमला शुरू हो जाता है। ये लोग पहले कई सारे लॉन्ग रेंज अटैक करते हैं, जिनसे कि कोई भी फायदा नहीं मिलता। दुश्मन उनसे बच रहा होता है। यही देखते हुए टेसिया सभी को क्लोज कॉम्बैट का ऑर्डर देती है और सभी लोग आगे बढ़ जाते हैं। तभी सीन शिफ्ट हो जाता है और अपन लोग वॉल के ऊपर कैप्टन एल्बेंथ को देखते हैं। एल्बेंथ अपने कई सारे सोल्जर्स के साथ वॉल के एकदम टॉप फ्लोर पर होता है। यहाँ से एल्बेंथ मानाबिस्ट के ऊपर नजर रख रहा होता है और नोटिस करता है आर्ट और सिल्वी के कारण सचमुच में काफी फर्क पड़ा है। एल्बेंथ देखता है कई सारे सोल्जर्स घबराए हुए हैं, जिनका टेंशन कम करने के लिए एल्बेंथ उनके साथ मजाक मस्ती करने लग जाता है। चलते चलते एल्बेंथ एली के पास पहुंचता है, जिसके साथ अपन हेलेन को देखते हैं। एल्बेंथ इन दोनों से बात करता है और अपने मन में कहता है 12-13 साल की होने के बावजूद भी ये बच्ची फाइट कर रही है। तभी यहाँ पर एक सोल्जर भागते हुए आता है और एल्बेंथ से कहता है आपको हेड कैप्टन ट्रोडियस ने अर्जेंट बुलाया है। एल्बेंथ फटाक से ट्रोडियस के कैंप के बाहर पहुंचता है और देखता है कैप्टन जेस्मिया यहाँ से जा रही है, जो कि बहुत ही ज्यादा गुस्से में है। एल्बेंथ सोच रहा होता है आखिर कैप्टन जेस्मिया गुस्से में क्यों है, और कैंप के अंदर इंटर हो जाता है। ट्रोडियस अपनी जगह पर कई सारे पेपर्स के सामने बैठा होता है और एल्बेंथ से कहता है तुम्हारे सोल्जर्स क्लोज कॉम्बैट में लड़ने के लिए तैयार है ना, तुरंत उन लोगों को आगे बढ़ाओ। एल्बेंथ कहता है लेकिन सर प्लान तो ये है ना कि उन मानाबिस्तों को अपने ट्रैप में गिराना है। ट्रोडियस कहता है तुम जहां पर उन्हें गिराने की बात कर रहे हो, उस अंडरग्राउंड चैनल को बनाने में हमने बहुत ज्यादा खर्चा किया है। मैं एक छोटे से प्लान के लिए उतनी बड़ी अंडरग्राउंड चैनल नहीं गिराने वाला। एल्बेंथ नाराज होकर आर्ग्यू करता है लेकिन सर आपने तो जनरल आर्थर के सामने ये बात नहीं कही थी। ट्रोडियस कहता है वो सिर्फ एक बच्चा है जिसे वॉर के बारे में कुछ नहीं पता, मैं तो बस उसकी पोजीशन की रिस्पेक्ट कर रहा था, इसी कारण से उस टाइम पर मैंने उसे कुछ भी नहीं कहा। ये डिसीजन काफी भारी है लेकिन रिवॉर्ड भी उतना ही बड़ा है, वॉल का बाल भी बाका नहीं होने वाला। ट्रोडियस की बात सुनकर एल्बेंथ समझ जाता है कि अभी भी कैप्टन जेस्मिया भी गुस्से से बाहर क्यों गई है। ट्रोडियस आर्थर के प्लान को बिल्कुल भी फॉलो नहीं कर रहा है। आर्थर का प्लान कहीं गुना ज्यादा बेटर है, जिसके अंदर कैजुअलिटीज भी बहुत ही कम होती। एल्बेंथ गुस्से में यहाँ से चले जाता है और अपनी ट्रूप को तैयार करने लग जाता है। दोस्तों एल्बेंथ की ट्रूप के अंदर ट्विन होम्स और आर्ट के पेरेंट्स भी शामिल है। अगर इन लोगों को कुछ भी हो जाता है तो ट्रोडियस की खैर नहीं। सीन शिफ्ट होता है और अपन आर्थर को देखते हैं, जो कि अभी भी डिसाइड नहीं कर पा रहा होता कि इसे क्या करना चाहिए। क्या मुझे यही रुककर इन मानाबिस्त से फाइट करनी चाहिए या फिर टेसिया की मदद करने जाना चाहिए। दोनों में से अगर एक भी जगह पर कुछ गलत हो जाता है तो मैं अपने आप को बिल्कुल माफ नहीं कर पाऊंगा। सिल्वी कहती है आर्थर तुम चिंता मत करो, जो भी तुम्हारा डिसीजन होगा मैं पूरी तरह से तुम्हारे साथ हूँ। आर्ट सोचता है जो भी ट्रैप मैंने यहाँ पर रेडी करवाए है, इस कारण से यहाँ की कंडीशन बेटर है। मानाबिस्त ज्यादा आगे नहीं बढ़ पाएंगे, इसका मतलब ज्यादातर सोल्जर्स सेफ रहेंगे। यही सब सोचते हुए आर्ट डिसाइड करता है कि वो एल्नर किंगडम में जाएगा टेसिया की मदद करने। भाई साहब इस बंदे को जरा भी आइडिया नहीं है, ट्रोडियस ने इसके प्लान की ऐसी तैसी कर दी है और ये एल्नर किंगडम की तरफ बढ़ चुका है। तभी सीन शिफ्ट होता है टेसिया के ऊपर, जो कि अपनी स्क्वाड के साथ फाइट कर रही होती है। यहाँ का माहौल काफी खतरनाक हो चुका है, दोनों साइड के सोल्जर्स एक दूसरे को बेरहमी से मार रहे हैं। टेसिया एक हाइट पर चली जाती है, जहाँ से वो लॉन्ग रेंज वाले एनिमीज को पहले खत्म कर दी होती है ताकि वो प्रॉब्लम ना खड़ी
खड़ी करे। काफी ज्यादा कोहरा होने के कारण टेसिया को कुछ भी पता नहीं चल रहा होता कि नीचे की साइड पर कौन मर रहा है और कौन मार रहा है। सिर पर तेज चिल्लाने की चीखें सुनाई दे रही होती है। तभी टेसिया के कानों में एक और चीख सुनाई देती है। फटाक से टेसिया वहां पर पहुंच जाती है और देखती है एक इलेक्ट्रियन सोल्जर एक सिविलियन एल्फ को मार रहा है। जैसे ही टेसिया यहाँ पर पहुंचती है, भागने की बजाय ये इलेक्ट्रियन टेसिया को ठरकी नजरों से देखने लग जाता है। भाई इस ठरकी के इरादे बिल्कुल भी सही नहीं है, इसीलिए फटाक से टेसिया अपनी बीस्ट व्हील का फर्स्ट फेज इस्तेमाल करती है और इसे खत्म कर देती है। फिर टेसिया की नजर दो दूसरे इलेक्ट्रियन पे पड़ती है जो कि एक इंसानी लड़की को मार रहे होते हैं। टेसिया उन दोनों को अपनी जड़ों की मदद से पकड़ लेती है, फिर एक विंड का पावरफुल हमला करती है, लेकिन बीच में एक शील्ड आ जाती है जिससे कि दोनों जन बच जाते हैं। फिर वो उस इंसानी लड़की को खत्म कर देते हैं। अब ये दोनों टेसिया को टारगेट करते हैं और एक इलेक्ट्रियन मेज हमला कर देता है, लेकिन फटाक से टेसिया उसे खत्म कर देती है। दूसरे मैच को खत्म करते ही टेसिया तेजी से आगे बढ़ती है और रास्ते के सारे एनिमीज को खत्म कर रही होती है। तभी टेसिया अपने एक और साथी को खतरे में देखती है और उसे बचाने के लिए जैसे ही आगे बढ़ती है, यहाँ अचानक से डार्वस आ जाता है जो कि उस साथी को बचा लेता है। डार्वस टेसिया से थोड़ा नाराज होकर कहता है, तुम अपनी फॉर्मेशन ब्रेक कर रही हो, जल्दी से वापस चलो। डार्वस यहाँ से चला जाता है और टेसिया उसे फॉलो करने लग जाती है अपनी इनिशियल पोजीशन पर वापस पहुंचने के लिए। टेसिया सोचती है कि वो लीडरशिप ठीक तरीके से नहीं कर पा रही है, क्योंकि अपनी पोजीशन को इस तरह से छोड़ के आ जाना सचमुच में एक बड़ी गलती होती है। तभी टेसिया की नजर एक एलेक्ट्रियन पे पड़ती है जो कि एक वुल्फ माना बिस्ते के ऊपर बैठा होता है। आसपास इतनी फाइट चल रही है, लेकिन फिर भी इस बंदे ने कोई भी हेलमेट वगैरह नहीं पहना है, यानी कि ये बंदा बाकियों से ज्यादा ताकतवर है। ये एलेक्ट्रियन भी टेसिया को देख लेता है और देखते देखते टेसिया दुश्मनों से घिर जाती है। जैसे सभी टेसिया के ऊपर एक साथ हमला करते हैं, वो एलेक्ट्रियन चिल्लाकर कहता है, रुको, इसे मेरे लिए छोड़ दो। सभी सोल्जर साइड हट जाते हैं और ये एलेक्ट्रियन टेसिया के पास आते हुए कहता है, जैसा कि मैंने सोचा था टेसिया एर्लिथ, अभी तक तुम पर एक भी घाव का निशान नहीं है। टेसिया थोड़ी सरप्राइज होती है और मन में सोचती है, आखिर ये मेरा नाम जानता है कैसे। ये एलेक्ट्रियन अपना नाम वेरनेट बताता है। फिर इन दोनों के बीच में फाइट शुरू हो जाती है। वेरनेट एक स्ट्रॉन्ग फाइटर है, लेकिन मेरी टेसिया जितना तो बिल्कुल भी नहीं। कुछ ही मिनटों के अंदर टेसिया वेरनेट पर भारी पड़ने लग जाती है। इसी कारण से वेरनेट इधर उधर भाग रहा होता है। टेसिया वेरनेट को फॉलो करने लग जाती है। फिर एक जगह पर आकर टेसिया वेरनेट को अपनी जड़ों की मदद से दबोच लेती है, लेकिन अचानक से वेरनेट हंसने लग जाता है। मेरा प्लान तुमसे जीतना बिल्कुल भी नहीं था, बस तुम्हें यहाँ तक लाना था। वेरनेट टेसिया को अपने पीछे भगाते हुए फाइट से बाहर लेकर आ जाता है, जहाँ पर एक बंदा पीछे से टेसिया के ऊपर हमला कर देता है। यह अटैक काफी लीथल होता है, जिससे कि टेसिया अपनी कॉन्शियसनेस खो रही होती है। मैंने इसका पीछा करके गलती कर दी और मैं अपनी खुद की गलती की वजह से मर रही हूँ, आर्थर मुझे माफ कर देना। टेसिया के दिमाग में एकदम लास्ट मोमेंट चल रहा होता है, लेकिन तभी भाई साहब यहाँ पर आया आ जाती है। आया की आंखों में एक कोल्ड लुक होता है और आते के साथ ही आया वेरनेट और उस दूसरे सोल्जर को खत्म कर देती है। दूसरी तरफ अपन आर्ट और सिल्वी को देखते हैं, जो कि एल्सायर फॉरेस्ट के ऊपर उड़ रहे होते हैं। ये दोनों अपने सामने एक बहुत बड़े एरिया के ऊपर 3 पॉइंट एरिया को देखते हैं और सोच रहे होते हैं कि आखिर ये किस तरीके का स्पेल हो सकता है। आर्ट को चिंता सताई जा रही होती है कि टेसिया को कुछ हो न गया हो। तेजी से ये दोनों टेसिया को ढूंढते हुए आगे बढ़ते हैं। तभी भाई साहब आर्ट और सिल्वी को एक प्रेजेंस फील होती है। ये प्रेजेंस किसी और की नहीं बल्कि उस रिटेनर की है जो कि यूटो के साथ में दिखाया गया था। यह बंदा यूटो की तरह ही एक रिटेनर है, जो कि हवा में एकदम शांत लेकिन खतरनाक प्रेजेंस के साथ खड़ा हुआ है। सिल्वी सिलराइट से डरने लग जाती है और अपने ह्यूमन फॉर्म में आ जाती है। सिलराइट आर्ट को देखकर कहता है, लांस। आर्ट मन में कहता है, ये उसी साइड का साथी है जिसके कारण हम दोनों यहाँ जिंदा खड़े हैं, इसीलिए बिना कुछ सोचे समझे फाइट करने से पहले इससे बात करनी होगी। आर्ट शांति से कहता है, क्या हम लड़ने वाले हैं? सिलराइट कहता है, मेरी मास्टर का ऑर्डर है, मैं यहाँ तुम्हें आगे बढ़ने से रोकने के लिए हूँ, इसमें तुम्हारा ही फायदा है। आने वाली फाइट के लिए तुम्हें अपनी बेस्ट कंडीशन में रहना है। आर्ट कहता है, तो ये सेरिस का ऑर्डर है और कहा है कि इसमें मेरा फायदा है। सिलराइट एकदम से गुस्से में कहता है, इंसान, तुम मेरी मास्टर का नाम इस तरह से नहीं ले सकते। ये सुनकर आर्ट भी सीरियस हो जाता है, लेकिन सिल्वी अभी भी डर रही होती है। सिलराइट कहता है, अगर तुम डिकेथिन को बचाना चाहते हो तो इसी वक्त वापस लौट जाओ। तुम्हें पता होना चाहिए वॉर में क्या और कब सेक्रीफाइस करना जरूरी होता है। आर्ट कहता है, मुझे अंडर एस्टिमेट करने की कोशिश मत करना, पिछली बार से काफी कुछ चेंज हो चुका
चुका है। इन दोनों के बीच में फाइट का माहौल कंप्लीट हो जाता है। सिलराइट एक ब्लैक कलर के फोक का इस्तेमाल करता है और एक लंबी सी स्वाट बना लेता है। सिलराइट की स्वाट की लेंथ काफी ज्यादा होती है, मतलब आर्थर के मुकाबले देखा जाए तो आर्थर से दुगनी लंबी। जैसे इन दोनों की फाइट शुरू होती है, इसी मोमेंट पर सीन शिफ्ट हो जाता है कर्टिस के ऊपर। कर्टिस अपनी लांसलर एकेडमी में होता है, जहां पर वो स्टूडेंट्स को ट्रेनिंग दे रहा है। कर्टिस अपनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी को बहुत अच्छे से मैनेज कर रहा है और काफी ज्यादा रिस्पॉन्सिबल टीचर है। एक ट्रेनिंग सेशन को खत्म करके कर्टिस एक जगह पर शांति से बैठा होता है, तभी कर्टिस से मिलने एक इंस्ट्रक्टर आता है। इंस्ट्रक्टर का नाम क्राउन है, जो कि फिलहाल में रिटायर हो चुका है और कभी कर्टिस का साथी हुआ करता था। ये दोनों आपस में बातचीत कर रहे होते हैं, जिससे अपन को पता चलता है इन दोनों की बॉन्डिंग काफी अच्छी है। क्राउन कहता है, कर्टिस क्या तुम जानते हो, जब तुम यहाँ पर आए थे मुझे लगा था कि तुम भी बाकी नोबल्स की तरह एकदम घमंडी हो, लेकिन मैं पूरी तरह से गलत था। मुझे इस बात की बहुत ज्यादा खुशी है कि तुम यहाँ पर आए और इन बच्चों को ट्रेन कर रहे हो। ये दोनों वॉर के बारे में नॉर्मली बातचीत करने लग जाते हैं, तभी यहाँ पर एक माना बिस्ट की एंट्री होती है। एक ऐसा माना बिस्ट जिसे कि काफी ज्यादा रेयर माना जाता है। अगर ये माना बिस्ट यहाँ पर है, इसका मतलब जरूर से कुछ गड़बड़ है। कर्टिस और क्राउन देखते हैं ये माना बिस्ट डायरेक्ट हेडमास्टर के ऑफिस की तरफ चला गया है, जो कि एक टावर जैसी बिल्डिंग में मौजूद है। ये दोनों भी तुरंत हेडमास्टर के ऑफिस में पहुंचते हैं। यहाँ पर एक आदमी मिलने आया है, जो कि उसी माना बिस्ट के ऊपर बैठा था, और ये बंदा एक खतरनाक खबर के साथ आया है। हेडमास्टर कहता है, कर्टिस तुम्हारी ड्यूटीज को खत्म किया जाता है, इसी वक्त तुम्हें फ्लोटिंग कासल में वापस लौटना होगा। कर्टिस कंफ्यूज होकर पूछता है, लेकिन क्यों, आखिर क्या बात है? तभी ये नया बंदा जवाब देता है, इटिस्टन सिटी के किनारे पर 300 से ज्यादा एलेक्रियन शिप का हमला हो चुका है। भाई साहब दोस्तों, इटिस्टन सिटी डिकेथिन की एकदम लास्ट सिटी है, एकदम सी के किनारे पर मौजूद है। एल्नर किंगडम पर तो ऑलरेडी हमला चल रहा है, लेकिन भाई साहब अब सेपाइन के ऊपर भी हमला हो चुका है। जैसे ही कर्टिस को फ्लोटिंग कासल में लौटने की खबर मिलती है, सीन शिफ्ट हो जाता है टेसिया के ऊपर। टेसिया फिलहाल में एक कैंप में मौजूद है, और जिस जगह पर टेसिया फाइट कर रही थी वहाँ की बैटल शांत हो चुकी है। टेसिया बेहोश होती है, जिसे कि थोड़ी देर पहले आया ने बचाया था, लेकिन अब इसे होश आ चुका है। सोल्जर्स के जरिए टेसिया को पता चलता है इनकी यूनिट ने फाइट जीत ली है, लेकिन इनकी यूनिट के आधे से ज्यादा सोल्जर्स मारे जा चुके हैं, क्योंकि टेसिया ने अपनी फॉर्मेशन ब्रेक कर दी थी। और सबसे मेन बात, एलेक्रियंस की पूरी आर्मी एल्नर किंगडम की सबसे मेन सिटी के अंदर पहुंचने में है। टेसिया बहुत ही गुस्से में होती है और अपने आप को ब्लेम करने लग जाती है, क्योंकि वेरनेट के पीछे पीछे अकेले के लिए वो फाइट पर चली गई थी। टेसिया सोल्जर्स की तरफ आगे बढ़ रही होती है, तभी अपनी टीम को देखती है, खासकर कारिया को। डार्वस और स्टेनार्ड ये दोनों तो पूरी तरह से सेफ है, लेकिन बेचारी कारिया का पैर पूरी तरीके से कट के अलग हो चुका है। कारिया की इंजरी बहुत ही ज्यादा बड़ी है, जिससे कि अब कारिया कभी भी फाइट नहीं कर पाएगी। डार्वस को टेसिया पर बहुत गुस्सा आता है और टेसिया को ब्लेम करता है, टेसिया की वजह से ही कारिया की ये हालत हुई है। टेसिया को ऑलरेडी बहुत ज्यादा दुख हो रहा होता है, और अब तो ये दुख और भी ज्यादा बढ़ चुका है, क्योंकि डार्वस और स्टेनार्ड की आंखें चिल्ला चिल्ला कर टेसिया को ही ब्लेम कर रही है। तभी यहाँ पर आया की एंट्री होती है, जो कि बचे हुए सोल्जर से कहती है, अब चलने का टाइम हो चुका है। दुश्मन तेजी से जेस्टायर सिटी की तरफ बढ़ रहे हैं, जो कि एल्नोर की सबसे मेन सिटी है। टेसिया सोचती है, अपनी गलती की भरपाई करने के लिए अब किसी भी हालत में मुझे एल्नोर की कैपिटल को प्रोटेक्ट करना होगा। लेकिन तभी आया टेसिया से कहती है, तुम फाइट के लिए सही नहीं हो, तुम्हें कासल में वापस लौटना होगा। टेसिया फाइट करने के लिए काफी ज्यादा डेस्परेट है, क्योंकि उसे अपनी गलती की भरपाई करनी है। टेसिया कहती है, लेकिन आखिर क्यों, मैं फाइट क्यों नहीं कर सकती, मुझे फाइट करनी होगी। आया कोल्ड तरीके से रिप्लाई करती है, तुम्हें सिर्फ दुश्मनों को यहाँ पर रोकने के लिए कहा गया था, जब तक कि मदद नहीं आ जाती, लेकिन तुम्हारी गलती के कारण से तुम्हारी यूनिट की तादाद आधी हो चुकी है। यह सुनकर टेसिया कुछ भी नहीं कह पाती। फटाक से आया टेसिया को फ्लोटिंग कासल में पहुंचाने का इंतजाम कर देती है। जैसे ही टेसिया यहाँ से जारी होती है, टेसिया स्टेनार्ड और डार्वस की तरफ देखे जा रही होती है, इस उम्मीद में कि ये दोनों भी पलट के देखे और आई कांटेक्ट बनाए, लेकिन कोई भी टेसिया से आई कांटेक्ट तक नहीं बनाता और यहाँ से चले जाते हैं। इतने में ही सीन शिफ्ट हो जाता है काउंसिल में वीरियन के ऊपर, जहाँ पर काउंसिल की मीटिंग चल रही होती है। ये सभी लगातार ट्रांसमिशन स्क्रॉल पढ़ रहे होते हैं, जिसके अंदर एल्नोर से लगातार खबरें आ रही है अटैक के बारे में। ट्रांसमिशन स्क्रॉल काफी वैल्यूएबल चीज है, लेकिन एल्नोर के ऊपर जो खतरा मंडरा रहा है, जिस कारण से यहाँ पर स्क्रॉल्स का ढेर जमा हो चुका है, जिन्हें कि ये लोग मिलकर भी पढ़ तक नहीं पा रहे होते। वीरियन के हाथों में एक अलग स्क्रॉल लगता है, जिसे कि पढ़कर कुछ
सोचते हुए इसे साइड में रख देते हैं। एल्फ किंग को इतना ज्यादा गुस्सा आ चुका है कि गुस्से के मारे ह्यूमन किंग का गला पकड़ लेते हैं। एल्फ किंग कहते हैं, मैंने कितनी बार कहा था एल्नर किंगडम की सेफ्टी भी उतनी ही जरूरी है, लेकिन किसी ने भी नहीं सुनी। देखो अब तुम्हारी वजह से क्या हो चुका है, मेरी डॉटर मरते मरते बची है। सेपाइन की जगह पर अगर एल्फ सोल्जर्स वहीं पर मौजूद होते तो कंडीशन को संभाला जा सकता था। क्या होगा अगर पूरा का पूरा एल्फ एम्पायर ही गिर गया तो? ये सब कहते हुए एल्फ किंग फुल गुस्से में अपने फिस्ट को जमीन पर पटक रहे होते हैं, जिससे कि एल्फ किंग के हाथों में भयंकर खून बहने लग जाता है। ह्यूमन किंग और क्वीन के पास कहने के लिए कुछ भी नहीं है। ये दोनों भी बहुत ही ज्यादा गिल्टी महसूस कर रहे हैं। ये नजारा देखकर वीरियन भी कुछ नहीं कह पा रहे होते, क्योंकि कहीं न कहीं वीरियन भी अपने आप को जिम्मेदार मान रहे हैं। वीरियन का ही डिसीजन था एल्सायर फॉरेस्ट के अंदर पूरी एल्फ आर्मी को भेजने से अच्छा सिर्फ छोटी मोटी यूनिट्स को भेजा जाए, क्योंकि मेजोरिटी ऑफ सोल्जर्स की जरूरत वॉल पर थी सेपाइन की बॉर्डर को प्रोटेक्ट करने के लिए। वीरियन को भी काफी दुख हो रहा होता है, लेकिन वीरियन जानते हैं अगर इस वक्त वो अपने डाउट्स में घिर गए तो आगे बढ़ना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए वीरियन एक स्ट्रॉन्ग लीडर के तौर पर अपने आप को संभालते हैं और सोच समझकर काम करते हैं। सबसे पहले माहौल को शांत करने के लिए वीरियन सभी लोगों को काउंसिल हॉल से बाहर भेज देते हैं। जाते हुए ह्यूमन किंग वीरियन से कहते हैं, मैं जानता हूँ एक सही लीडर के तौर पर आपने कसम खा के रखी है भेदभाव नहीं करेंगे, लेकिन अगर अब आप कोई ऐसा डिसीजन लेंगे जो कि सिर्फ एल्फ किंगडम के फायदे में हो तो मुझे इससे कोई आपत्ति नहीं है। ऐसा कहते हुए ह्यूमन किंग और क्वीन भी यहाँ से चले जाते हैं और वीरियन उसी वाले स्क्रोल को उठाकर पढ़ने लग जाते हैं, जिसके अंदर खबर होती है 300 से ज्यादा एलेक्ट्रियन शिप का भी हमला हो चुका है। वीरियन ने ये खबर अभी के लिए इसलिए छुपा कर रखी है क्योंकि ये खबर भी एक बहुत बड़े बॉम्ब की तरह है। पहले से ही इन लोगों को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करना चाहिए, और अब तो दूसरा अटैक हो चुका है। वीरियन जानते हैं इन शिप्स के ऊपर कई सारे रिटेनर और साइथ मौजूद है। साइथ्स की स्ट्रेंथ काफी ज्यादा है। अगर पांचों लांस को एक साथ भी भेज दिया जाए तब भी कोई नहीं बता सकता कि कौन जीतेगा। फिलहाल में सिर्फ थोड़ी सी खुशी की बात यह है कि बेरन और वेरे ये दोनों ईस्टर्न सिटी के आसपास में ही मौजूद है। ये दोनों मिलकर उन शिप्स को थोड़ी देर रोक सकते हैं, लेकिन सवाल है कितनी देर। दोस्तों कल वाले वीडियो में शुरुआत से ही मजा आने वाला है, क्योंकि अपन आर्ट और सिलराइट की फाइट देखने वाले हैं। जिन भी भाई लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वीडियो को लाइक नहीं किया, कर देना, और हो सके तो हाइप भी कर देना। मिलते हैं बहुत ही जल्द अगले धमाकेदार वीडियो में, जो कि बहुत जल्द आने वाला है।